बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम अणुगत सिद्धांत के आधार पर बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या करेंगे। अर्थात किसी गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाए गए दाब का जो हमने व्यंजक प्राप्त किया था, उसकी सहायता से जो बॉयल्स और चार्ल्स के नियमों का प्रतिपादन कैसे होता है, उसका जो निष्कर्ष निकला है उसको प्राप्त करेंगे। और हम उसके बाद जो है कुछ और जो बचे हुए टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि माध्य मुक्त पथ का और एवोगैड्रो संख्या का क्या उपयोग है उसको देखेंगे। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हम गैस द्वारा आरोपित दाब के सूत्र की सहायता से बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि किसी दिए गए द्रव्यमान की गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब का जो सूत्र है वो होता है P बराबर 1/3 mn/v, और ये उस अणुओं की, गैस के अणुओं की चाल का वर्ग माध्य है। तो क्योंकि गैस का एक निश्चित द्रव्यमान बर्तन में लिया गया है, अतः जो है ये m इंटू n क्या है, m जो है एक गैस के एक अणु का द्रव्यमान है और n जो है वो अणुओं की संख्या है। तो इसको भी को इधर ले जाते हैं, Pv बराबर हो जाएगा 1/3 mn/v का वर्ग। पहले हम जो है बॉयल्स के नियम की व्याख्या करेंगे। तो चूंकि गैस का द्रव्यमान निश्चित है, अतः m इंटू n एक नियतांक होगा। भाई यह क्या है, एक अणु का द्रव्यमान m है और n जो है कुल अणुओं की संख्या है बर्तन में। तो इस तरह से कुल द्रव्यमान निश्चित ही होगा। और यदि गैस का ताप स्थिर है तो गैस के अणुओं की चाल का वर्ग माध्य यानी v वर्ग भी नियत रहेगा। अतः देखिए mn नियत है, ये भी नियत है, तो हम कह सकते हैं Pv बराबर नियतांक। ये हमें बताना पड़ेगा कि mn क्यों नियत है, क्योंकि हमने निश्चित द्रव्यमान की गैस बर्तन में ली गई है। और हमें यह बताना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा जो निष्कर्ष निकला है, यही तो बॉयल का नियम है, यही बॉयल का नियम है। तो सबसे हमने यहां पर पहले व्याख्या की है बॉयल के नियम की। यहां पर सबसे पहले हमने लिया है बॉयल का नियम। परीक्षा में कई बार जो है ये पूछा जाता है कि गैस द्वारा आरोपित दीवारों पर जो दाब है उसकी सूत्र की सहायता से जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों की व्याख्या परीक्षा में पूछी जाती है। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होना है, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, वहां ताप निश्चित रहता है और चार्ल्स के नियम में दाब निश्चित रहता है। तो हमने यहां पर ताप को नियत ले लिया है, जिसके कारण जो है गैस के अणुओं की चाल का वर्ग माध्य भी नियत ही रहेगा, क्योंकि वेग तभी बढ़ेगा जब तक ताप बढ़ेगा। क्योंकि जो है बॉयल के नियम में ताप नियत रहता है, अतः जो है
गैस के दाब और उसके आयतन का गुणनफल नियतांक रहेगा यदि गैस का ताप नियत है। यही बॉयल का नियम है। अब हम बात करेंगे चार्ल्स की नियम की। ये नियम की व्याख्या कर लीजिए। फिर से आदर्श गैस की एक निश्चित द्रव्यमान द्वारा आरोपित दाब का फार्मूला लिखिए। दाब P बराबर होता है 1/3 mn स्क्वायर। अब यहां हमें जो है बटे V, तो P भी ले जाइए। P बराबर हो गया हमारा 1/3 mnV वर्ग का। ये इतना तो यहां लेना ही लेना है। अब हमें क्या करना है कि V को जो है इधर रखते हुए P को उधर ले जाना है ना। तो V का वर्ग। अब देखिए हम यहां पर 2 से गुणा कर रहे हैं और इसको n/p को अलग निकाल रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं 1/2 mv। ये देखिए यहां पर हमने 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दिया है, n/p लिख दिया, m को इधर ले गए। ये क्या है? एक अणु की गतिज ऊर्जा है। ये जो लिखा हुआ है वो भाई m क्या है? एक अणु का द्रव्यमान है और ये उसका वर्ग जो है वेग का, चाल का वर्ग माध्य है। तो ये एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा हो गई। और एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है ये हम जानते हैं, क्योंकि एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा हाफ mv बराबर होता है 3/2 kT। इसका मान यहां रख दीजिए। तो V बराबर हो जाएगा 2/3 n/p और इसकी जगह हमने लिख दिया 3/2 kT। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो V बराबर है n kT/p। अच्छा, और देखिए यहां पर हमारा क्या है कि यदि n/p kT है। अब यदि दाब नियत है, यदि दाब, गैस का दाब नियत ले लें, यदि गैस का दाब नियत है तो n तो नियत है। ये जो क्या है, n क्या है? अणुओं की संख्या। k बोल्ट्जमैन नियतांक है। p भी नियत है। तो क्या हो जाएगा? b अनुक्रमानुपाती हो जाएगा t के। यही चार्ल्स का नियम है। तो इस तरह से हमने बॉयल और चार्ल्स के नियम की व्याख्या इस सूत्र की सहायता से, यानी जो गैस बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करती है उसकी सहायता से हमने दोनों नियमों की व्याख्या कर दी है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे माध्य मुक्त पथ की, मीन फ्री पाथ की। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के अणु लगातार गतिमान रहते हैं। ये यादृच्छिक दिशाओं में
लगातार वो गति करते रहते हैं। गति करते हुए ये अणु जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं। तो इन टक्करों के बीच, इन्हीं दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को जो है मुक्त पथ कहते हैं। तो इस तरह से कोई अणु जो है लगातार जो है गति करता है, ऐसे यहां पर टक्कर हो गई, फिर यहां पर फिर से टक्कर हुई तो उसकी दिशा बदल जाती है, फिर टक्कर हुई तो यहां आ गया, फिर टक्कर हुई तो यहां चला गया। इस तरह से ये जो है कोई अणु दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच, ये मान लिया λ1 है, ये λ2 है, यहां पर और यहां से ये λ3 है, λ4 है, λ5 है। इस तरह से इन सभी मुक्त पथ यानी दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच चली गई दूरियों का यदि हम माध्य निकाल लें तो हमें जो है अणु का माध्य मुक्त पथ निकल जाएगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? माध्य मुक्त पथ जो है क्या होता है? λ1 प्लस λ2 प्लस λn बटे n। इन्हीं टक्करों की संख्या यदि n है तो माध्य मुक्त पथ का मान कितना होता है। लेकिन हम यहां पर इस विधि से जो है न निकाल करके शॉर्टकट में जो है इसको निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसको समझना है, परिभाषा हमने लिख भी रखी है, किसी अणु द्वारा उत्तरोत्तर टक्करों में चली गई दूरियों का औसत अणु का मुक्त माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ये देखिए टक्कर जो मान लिया पहली यहां पर हुई, दूसरी यहां पर हुई, तो इन दो टक्करों के बीच जो फ्री पाथ था, मुक्त पथ था, इस तरह से बहुत सारे मुक्त पथ हैं, इन सभी का औसत मान निकाला गया तो हमें माध्य मुक्त पथ का मान प्राप्त हो गया। अब निकालने का तरीका हमारा विशेष है जो कि हमें यहां पर समझना है। तो यह परिभाषा नोट कर सकते हैं, किसी अणु द्वारा उत्तरोत्तर टक्करों में चली गई दूरियों का औसत अणु का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, एक चित्र मैंने बना रखा है ऑलरेडी यहां पर, और हमने यहां पर माना है कि माना किसी बर्तन में एक अणु के अतिरिक्त सभी अणु स्थिर हैं। अभी हमने मान लिया है कि केवल एक अणु चल रहा है, बाकी सारे अणु स्थिर हैं और प्रत्येक अणु का व्यास जो है वो d है। ये देखिए d है। गतिशील अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जो इसके केंद्र से d दूरी पर हैं। ये केंद्र है इसका, और ये अणु जो है ये गतिमान अणु है मान लिया, और ये उन सभी अणुओं से टकराएगा जो इसके केंद्र से d दूरी पर है। देखिए इसके केंद्र से d दूरी पर का मतलब यह है कि ये दूरी हो गई d, तो ये वाला अणु दिखाया गया है, देखिए इससे टकराएगा, और d क्योंकि जो दूसरा अणु होगा उसका भी तो अपना जो है व्यास होगा, त्रिज्या होगी। तो जो अणु इस तरह से इस जो है सिचुएटेड होगा वो इससे टकराएगा। यदि मान लिया कोई अणु जो है यहां पर है, देखिए यहां पर है, तो इसका मतलब वो जो है ये वाला अणु इसके केंद्र से, जो गतिशील अणु है उसके केंद्र से d से अधिक दूरी पर स्थित है, इससे वो नहीं टकराएगा। तो ये जो गतिशील अणु है वो उन सभी अणुओं से टकराएगा जो कि इस अणु के केंद्र से d दूरी पर स्थित हैं। यहां पर मान लिया बीच में है वो तो डायरेक्ट टकराएगा ही टकराएगा, लेकिन ये जो मिनिमम कंडीशन ली गई है कि गतिशील अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र इसके केंद्र से d दूरी पर हैं, ये d दूरी है। अब हमने मान लिया कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो n है। गैस के अणु का वेग जो है, जो गतिशील अणु है उसका वेग जो है हमने v ले लिया है, तो अणु द्वारा डेल्टा t समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो ये b इंटू डेल्टा टी हो गया। यह अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जो d त्रिज्या तथा v इंटू डेल्टा टी लंबाई के सिलेंडर में है। यानी कितने अणुओं से टकराएगा ये बात
कही गई है व समझाई गई है कि यह अणु जो गतिशील अणु है यह उन सभी अणुओं से टकराएगा जो डी त्रिज्या, देखिए यह है हमारी डी त्रिज्या d/2। तो d/2 जो है ये अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जो डी त्रिज्या तथा b इंटू डेल्टा टी लंबाई के सिलेंडर में है। अच्छा, डी त्रिज्या लेनी है, ये डी त्रिज्या, ये पूरी, ये क्योंकि ये देखिए पहले ही बताया जा चुका है कि डी ये जो अणु है जो गतिशील है ये उन सभी अणुओं से टकराएगा जो कि जो है इसके केंद्र से डी दूरी पर स्थित हैं। अर्थात यह अणु जो गतिशील है वो उन सभी अणुओं से टकराएगा जो डी त्रिज्या तथा बी इंटू डेल्टा टी लंबाई के सिलेंडर में स्थित हैं। ये देखिए सिलेंडर है, हाँ? और मान लिया ये जो दूरी है वो बी इंटू डेल्टा टी है, ये इस सिलेंडर की लंबाई है। तो सिलेंडर का आयतन लिखिए, आयतन हमने यहां पर जो लिख रखा है यह अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा, कौन सा अणु जो गतिशील है, बाकी सब स्थिर है, जो डी त्रिज्या तथा बी इंटू डेल्टा टी लंबाई के सिलेंडर में स्थित है। सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई डी स्क्वायर और इसकी लंबाई जो है एच जो है बी इंटू डेल्टा टी। सिलेंडर का आयतन इतना है। इस आयतन में स्थित अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी पाई डी स्क्वायर बी इंटू डेल्टा टी इंटू एन, क्योंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो एन है। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या इतनी है, एन है, तो इस आयतन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये गतिशील अणु जो है वो इतने अणुओं से टकराएगा। और यहां से यहां तक चली गई दूरी कितनी है, वो बी इंटू डेल्टा टी है। अतः मुक्त पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, मुक्त पथ अणुओं का मुक्त पथ बराबर हो जाएगा चली गई दूरी बटे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो चली गई दूरी कितनी है, v इंटू डेल्टा टी है, और अणुओं की संख्या कितनी है, पाई डी स्क्वायर बी डेल्टा टी इंटू एन है। तो बी डेल्टा टी कट गया, तो 1 बटे पाई डी स्क्वायर एन आ गया। यहां पर हमने केवल एक अणु को चलता हुआ गतिशील माना है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, वास्तव में गैस के सभी अणु सभी संभव दिशाओं में गतिशील हैं, गतिमान हैं। अतः अणुओं का औसत या कहें माध्य मुक्त पथ लिख देते हैं, जो माध्य मुक्त पथ, लैम्डा के ऊपर भार लगा दीजिए, बराबर हो जाएगा। इसको हमें √2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, इतना हमें याद रखना है, पाई डी स्क्वायर। ये एक फार्मूला आ गया माध्य मुक्त पथ का। ये लैम्डा बराबर होता है 1 बटे √2 पाई डी स्क्वायर एन। इससे पता लगता है माध्य मुक्त पथ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके प्रत्येकांक आयतन में मौजूद अणुओं की संख्या के।
और अणुओं के जो डायमीटर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो बातें निकल करके आई। इसका एक और फार्मूला है जो है ताप पर निर्भरता दिखाता है, उसको भी देख लीजिए। ये फार्मूला हमें प्राप्त हो गया है, n का मान हम निकालेंगे और यहां पर रखेंगे तो एक नया फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा माध्य मुक्त पथ का। जैसे परीक्षा में आता है तो यहां तक कर दीजिए जब तक उसके बारे में कुछ पूछा ना जाए, है ना। ये हमारी समझो समीकरण 1 हो गई है। अब हम किसी गैस के 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए आदर्श गैस है, किसी आदर्श गैस के 1 मोल के लिए अवस्था समीकरण जो होती है, अवस्था समीकरण PV इक्वल टू RT होता है, या कहें PV इक्वल टू N के T होता है। और यहां पर जो है R, ये जो है N के T ये है। हम यहां पर देखिए, या तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए जो है यदि हमें अवस्था समीकरण प्रयोग करना है तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम K लिख सकते हैं कि PV बराबर होता है KNT, ऐसे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, N जो है एवोगाड्रो नंबर है। इससे हम n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर हो जाता है PV बटे KT। n एवोगाड्रो नंबर है। n जो है भाई R का मान जो होता है K इंटू n होता है। डायरेक्ट हम यहां पर पहुंच सकते हैं, या पहले हम PV बराबर RT लिखें और उसके बाद इसको लिख दें, R का मान KN लिख दें। अतः प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या हमें निकालनी है, क्योंकि ये जो है 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो n बराबर हो जाएगा n बटे V। 1 मोल, देखिए हमने यहां आयतन से भाग दे दिया है तो हमें प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या पता लग गई। अब यहां पर हम इस n का मान रख देते हैं, तो n बराबर हो जाएगा PV बटे KT इंटू V। तो ये कट गया, तो यहां पर हमारा n का मान प्राप्त हो गया, स्मॉल n जो है वो प्राप्त हो गया, n इज इक्वल टू P बटे KT। अब इसका मान हम यहां पर रख दें तो माध्य मुक्त पथ का फार्मूला दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से लैम्डा बराबर हो जाएगा 1 बटे, ये तो रूट रहेगा, 2 पाई रहेगा, d रहेगा, और n की जगह हम ये लिख देंगे P बटे KT। अब ये KT ऊपर चला जाएगा, तो हमारा माध्य मुक्त का पथ का फार्मूला, नया फार्मूला एक आ गया, वो आ गया KT बटे √2 पाई d स्क्वायर P। ये आया। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि माध्य मुक्त पथ जो होता है लैम्डा अनुक्रमानुपाती होता है उसके गैस के परमताप के, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के अणुओं के व्यास के वर्ग के, और लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के दाब के।
तो इस तरह से जो है माध्य मुक्त पथ की निर्भरता ताप पर होती है। डायमीटर पे तो गैस के अणुओं का जो व्यास था उस पर तो पहले भी सूत्र से आ रही थी। यहां पर दाब और ताप पर निर्भरता जो है आ गई है माध्य मुक्त पथ। यानी माध्य मुक्त पथ जो है ताप के अनुक्रमानुपाती है और दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आ जाएंगे, है ना। इसलिए माध्य मुक्त पथ जो है वो घट जाएगा, है ना। दाब बढ़ाने पर लैम्डा का मान घटेगा, जबकि ताप बढ़ाने पर लैम्डा का मान बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की गति बढ़ जाएगी तो चक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से माध्य मुक्त पथ का मान ताप बढ़ने से बढ़ेगा और दाब बढ़ने से घटेगा। तो इस तरह से दो फार्मूले हमारे पास आ जाते हैं माध्य मुक्त पथ के। एक तो ये है और दूसरा जो है हम पहले ही बता चुके हैं, और वो था लैम्डा बराबर था 1/2 अंडर रूट पाई डी स्क्वायर एन। तो ये दो फार्मूले हमारे पास माध्य मुक्त पथ के प्राप्त हो जाते हैं। अब हम एवोगाड्रो नंबर की बात कर लेते हैं। एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, बार बार ये आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। एवोगाड्रो संख्या नंबर, जैसा कि हमें परिभाषा से मालूम है, किसी पदार्थ यानी गैस के एनटीपी पर कह दें तो ज्यादा बेटर है। एनटीपी नहीं भी कहें तो भी हम कह सकते हैं किसी पदार्थ या गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या जो होती है उसे हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और ये जो एवोगाड्रो संख्या जो है वो n बराबर होती है 6.02 × 10⁻23। ये n का मान है किसी गैस के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या। किसी एक गैस के एनटीपी कह दें तो ज्यादा बेटर है। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, और जिसका मान इतना होता है। अब इसका क्या उपयोग है उसको समझना है। तो एवोगाड्रो संख्या का उपयोग जो है, सबसे पहला है किसी उपयोग, समझो है यहां पर उपयोग, किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, मतलब किसी तत्व का 1 ग्राम, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने में जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं, यदि किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैपिटल M है, तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान M बराबर हो जाएगा भाई 1 ग्राम परमाणु, मतलब एक मोल में, किसी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या जो होती है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। अब हमने उसका द्रव्यमान ले लिया है M है, तो M का मान क्या हो जाएगा, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू बराबर हो जाएगा कैपिटल M बटे n। भाई उसमें हमें n से भाग दे दिया, तो जितने टोटल सारे परमाणु थे उनका द्रव्यमान कैपिटल M था, तो एक परमाणु का द्रव्यमान हमें n से भाग देने से प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण समझिए, उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण क्या लेते हैं, माना
हाइड्रोजन, माना क्या हाइड्रोजन का होता ही है, हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान पर एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बटे n, और हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1.008 गुणा किलोग्राम में बदल दीजिए -3 बटे 6.02 इंटू 10 की घात 23, इसको भाग देते हैं तो आता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो इतने किलोग्राम हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1.001 ग्राम, है ना, इसको किलोग्राम में लिख दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार कह सकते हैं, या परमाणु द्रव्यमान ग्राम में है, परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में लिखा और उसको किलोग्राम में बदल दिया तो हमें हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का द्रव्यमान पता लग गया। अब हम दूसरा किसी यौगिक का अनुभार, दूसरा है हमारा किसी यौगिक का ग्राम अनुभार ज्ञात करना। तो यहां पर भी माना किसी यौगिक का ग्राम अनुभार यम है तो यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान यम बराबर हो जाएगा कैपिटल यम बटे एन। इसको भी उदाहरण से सही समझ लीजिए। उदाहरण जो है जल के लिए, जल एक यौगिक है, जल का अनुभार जो है 18 है, यानी यहां पर ये कैपिटल एम का मान 18 ग्राम है ना। तो एम इज इक्वल टू एक, जल के एक अणु का, जल के एक अणु का द्रव्यमान निकालना है, स्मॉल एम बराबर हो जाएगा कैपिटल एम, मतलब 18 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, बटे भाग दे दीजिए एन से 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आ जाएगा 2.89 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम। तो ये देखिए जल के एक अणु का द्रव्यमान किलोग्राम में आ गया है। ये ग्राम अनुभार है, 18 क्या है, जल का ग्राम अनुभार है। अब जल के एक अणु का, क्योंकि समझो ये हमें पहले पूरा H2O 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन मिलाकर के 18 ग्राम हो गया। तो 18 ग्राम में जो अणुओं की संख्या होगी वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, है ना। 18 ग्राम में, जल के 18 ग्राम में अणुओं की संख्या जो होगी वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। तो एक जल के एक अणु का कितना द्रव्यमान होगा वो हमने यहां पर निकाल लिया है 2.89 गुणा 10 की घात -26। इसको भाग दे दीजिए
तो ये हमें मान प्राप्त हो गया। अब तीसरा एक उपयोग है, वो किसी तत्व में के दिए गए द्रव्यमान में तीसरा है उपयोग किसी तत्व के दिए गए द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो यहां पर भी हमने माना किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार कैपिटल एम है ना। माना किसी तत्व का ग्राम परमाणु भार कैपिटल एम है, और कैपिटल एम का मतलब ये 1 मोल हो गया, उसका 1 मोल। ग्राम परमाणु भार एम है, मतलब उसका 1 मोल का भार है ग्राम में। तब तत्व के x ग्राम में परमाणुओं की संख्या n बराबर हो जाएगी m ग्राम में, क्योंकि m ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, ये m ग्राम में परमाणुओं की संख्या n होती है, तो 1 ग्राम में जो है n बटे m हो जाएगी। तो x ग्राम में कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी n बटे m इंटू x। ये है m ग्राम में परमाणुओं की संख्या n होती है, तो 1 ग्राम में n बटे m, तो x ग्राम में n बटे m गुणा x। ये किसी तत्व के ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में जो है अणुओं की संख्या हमें मालूम है, परमाणुओं की संख्या है ना, n होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो उसका यदि x ग्राम दिया हुआ है तो उसमें कितनी परमाणुओं की संख्या होगी, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये जो है एवोगैड्रो संख्या का देखिए 3 मुख्य उपयोग हैं। इसके अलावा हम एवोगैड्रो संख्या के आधार पर किसी तत्व के परमाणु का आयतन और आकार भी पता लगा सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम चारों उपयोग फिर से लिख देते हैं। उपयोग क्या क्या है, अलग से उपयोग यदि लिखने को आता है तो यह है नंबर 1, यही बात, किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने में। नंबर 2, किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने में। और तीसरा है किसी दिए गए तत्व की मात्रा में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने में, अणु की संख्या ज्ञात करने में। और चौथा उपयोग है किसी तत्व के परमाणु के
आयतन तथा आकार ज्ञात करने में। ये 4 उपयोग हैं एवोगैड्रो संख्या का। क्योंकि सिलेबस में अलग से एवोगैड्रो संख्या दी गई है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी तत्व का के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं एवोगैड्रो संख्या के आधार पर। किसी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। किसी दिए गए तत्व की मात्रा में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या किसी तत्व के परमाणु के आयतन या उसका आकार ज्ञात करने में भी हमें जो है एवोगैड्रो संख्या की मदद लेनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये जो आज डिस्कस किया गया है वो पूरा समझ में आया होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो माध्य मुक्त पथ का फार्मूला निकालना सीख लीजिए, ये परीक्षा में आ सकता है। दूसरा जो है अणुगत सिद्धांत के आधार पर या कहें गैस द्वारा आरोपित दाब, बर्तन की दीवारों पर लगाए गए दाब के फार्मूले की सहायता से बॉयल तथा चार्ल्स के नियम की व्याख्या। अब एवोगैड्रो नंबर का बहुत जगह प्रयोग होगा, इसलिए क्योंकि सिलेबस में था इसलिए मैंने उसको भी कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।